गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आइए एक बार फिर से हिंदी की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने वर्णिका बुक को समाप्त करने के बाद में फिर से लेकर के आए हैं ये जो गोधूली का जो एक छोटा सा पार्ट्स है बच्चों, गद्य खंड। तो गद्य खंड को आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। और इस गद्य खंड में जो है, गद्य खंड को पढ़ने के बाद हम लोग फिर काव्य खंड को भी पढ़ेंगे, चिंता आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, गद्य खंड का जो ये सबसे पहला चैप्टर जो होने वाला है बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह लिखित चैप्टर है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में अगर देखा जाए बच्चों, तो जाति को लेकर के, ठीक है ना, जाति को लेकर के बहुत सारी विडंबनाओं को लिखा गया है। यानी कि भीमराव जो थे, कहाँ से थे, तो यह एक दलित परिवार से थे, ठीक है। और ये एक दलित परिवार से थे और मध्य प्रदेश के महू जिले में इनका जन्म हुआ था बच्चों, ठीक है। और ये इतना दलित परिवार से थे कि इनको जो है पढ़ने के लिए जो है उस समय आदेश नहीं था कि आप जो है किसी स्कूल या विद्यालय में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जो ये भीमराव अंबेडकर जो है, ये इतना अधिक अपना अपना तरफ से एक तरह से संघर्ष किए कि ये बहुत आगे जा कर के और इन्होंने अपना परचम पूरे देश में लहराया, ठीक है। और उसके बाद जो है भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को भी लिखा था। संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जाति के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई की थी कि उच्च और नीच क्या करना है। सभी उच्च और नीच, सभी लोग एक हैं, सभी के शरीर में जो है रक्त लाल ही होता है बच्चों। इसलिए इन्होंने कहा था कि जाति कोई उच्च नीच नहीं होता है। और शूद्र को, यानी कि नीच जाति वाले को, दलितों को इन्होंने बहुत आगे तक पहुंचाया बच्चों, ठीक है। और ऊंच नीच का भेदभाव भी खत्म किए, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, रुख करते हैं सवाल की तरफ। देखते हैं पहला सवाल क्या होने वाला है। पहला सवाल यहाँ पे कह रहा है मेरे बच्चे कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे बच्चे। एक बार मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जो बच्चे यहाँ पे इस चैनल पे नए नए आकर के पढ़ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस के एक सदस्य बन जाए, ठीक है ना। ताकि आपको जो है मैट्रिक की तैयारी करने में 0.002% भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल पर, और चैनल पर जुड़ने के बाद में जो है एक एक सवाल को हम चलिए देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, पहला सवाल आप लोगों ने पहले ही देख लिया है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, यानी स्थिति की, किस स्थिति की ये बात करते हैं। यानी लेखक का मतलब कौन, तो भीमराव अंबेडकर जी। कौन, तो भीमराव अंबेडकर जी। यानी जाति प्रथा, जाति प्रथा के, ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक कौन है बच्चों, तो इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पहले तो जातिवाद के पोषक थे ही, लेकिन आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है ना, जो कि अस्वाभाविक है। यानी कि काम के हिसाब से जो है ना, काम के हिसाब से लोगों को बांट दिया गया है कि आप जो है यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं तो आप मजदूरी ही कर सकते हैं, आगे कोई काम पढ़ाई लिखाई करके जैसे आईपीएस आईएएस दरोगा पुलिस आप नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। तो काम के हिसाब से जो है लोगों को भी बांट दिया गया है, उसे हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं उसे, उसे ही हम कहते हैं जाति प्रथा और श्रम विभाजन। यानी काम के हिसाब से लोगों को बांट दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे बच्चों, चलिए ये सवाल समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है क्या कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी जातिवाद के जो भी पोषक हैं वे जातिवाद के ही पक्ष में क्या तर्क देते हैं बच्चों। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों प्लीज, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है उत्तर में कि जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। यानी कि अच्छा से काम करने के लिए जो है ना, ये जातिवाद वाले क्या मान रहे हैं कि अच्छा से काम होने के लिए श्रम विभाजन, यानी कि लोगों को काम के अनुसार जातियों को बांट देना आवश्यक है, ठीक है ना। जाति को काम के अनुसार बांट देना आवश्यक है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए ये कितना घटिया लोग है, जातिवाद लोग क्या कर रहे हैं कि
श्रम के हिसाब से लोगों को बांट देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये जातिवाद के पोषकों का क्या है, ये सोच है, विमर्श है, थिंकिंग है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। एक एक करके आज हम लोग तोड़ेंगे बच्चों सभी सवाल को, आप जो है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। यानी जो जातिवाद के पोषक लोग ये जो तर्क दिए थे, जो पहले वाले सवाल में हम लोग पढ़े थे, उसके बारे में भीमराव अंबेडकर जी की क्या राय है, क्या राय है, वही चीज पूछ रहा है कि तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, यानी इनको दिक्कत क्या है भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तर में कह रहा है बच्चों कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार हैं। यानी भीमराव अंबेडकर जी को उस समय दिक्कतें क्या आ रही थी उन लोगों से, जातिवाद के पोषकों से। तो यहाँ पे कह रहा है बच्चों इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। यह जो है क्या कर रहे हैं कि यह आपत्तियां है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, काम के हिसाब से लोगों को बांट दिया है। कौन कह रहे थे, तो ये भीमराव अंबेडकर जी कह रहे थे, यानी कि लेखक कह रहे थे, ठीक है। और कह रहे कि किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता, यानी अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता, सारा का सारा विभाजन जो है स्वाभाविक है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए इनको यही दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कि यह जो है विभाजन नहीं होना चाहिए, यही तो दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं प्यारे बच्चों। चौथा नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पर, चौथा नंबर में कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में, जाति जो है, जाति ध्यान से समझना बच्चों, भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। यानी कि जाति भारतीय समाज में काम, श्रम का मतलब होता है काम, यानी काम के विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, इसे अस्वाभाविक रूप क्यों कही जा रही है ना। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम लोग उत्तर में क्या कर रहा है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, ठीक है ना। कह रहा है कि श्रमिकों की रुचि जो है कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो क्या है विवशता, अरुचिपूर्ण है ना, अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मव्यता को बढ़ाने वाला है। यानी कि यहाँ पे कोई अगर छोटे लोग हैं ना प्यारे बच्चों, छोटे लोग हैं तो उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उस गर्भ के बच्चे का भी काम निर्धारित कर दिया जाता है कि वह जब जन्म लेगा ना तो मजदूरी ही करेगा, वह क्या करेगा जी, मजदूरी ही करेगा बच्चों, ठीक है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। तो यही सवाल में करा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था और अरुचिपूर्ण, यानी कि रुचि नहीं होता है किसी काम में, उसको भी मानवों को जबरदस्ती, ये जो है दलितों को जबरदस्ती करना पड़ता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, ठीक है ना। यह जो है स्वाभाविक रूप नहीं है, श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप नहीं है, यह एक अस्वाभाविक रूप है बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण, प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा क्यों बनी हुई है बेरोजगारी का प्रमुख कारण, तो जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख कारण इसलिए बनी हुई है बच्चों, क्योंकि जाति के हिसाब से जो तेज लोग भी होते हैं ना, वे जाति के हिसाब से क्या करना पड़ता है, उनको छोटा काम करना पड़ता है, मजदूरी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और जो बड़े लोग होते हैं, ऐसे भी होता है कि अय्यास के कारण लोग जो होते हैं ना, कभी कभी ये पढ़ाई लिखाई ये सभी पे बड़े बड़े लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और देखिए जाकर छोटे छोटे अभी जो लोग हैं, दलित लोग हैं, वे लोग पढ़ाई पे कितना अधिक ध्यान दे रहे हैं आजकल, ठीक है ना।
तो इसको लेकर के अगर देखा जाए बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बच्चों कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। श्रम विभाजन का आधार क्या है बच्चों? जाति है। यानी कि काम को जो है ना बांटने का आधार जाति को ही बना दिया जाता है। जैसे कोई हरिजन है तो लोग कहता है कि आप मजदूरी ही कीजिए, आप ऊंचा कोई काम नहीं कर सकते हैं। छुआछूत का भावना भी पहले लोग रखते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, ठीक है ना, चाहे श्रमिक जो है उस काम के लायक हो या नहीं, कोई आदमी बड़ा है, बड़ा कास्ट का है तो वह बड़ा ही काम करेगा, चाहे वह उसके लिए कुशल हो या फिर नहीं हो, उसके लिए ढंग हो या फिर नहीं हो, वह उसी काम को करेगा। यही निर्धारित किया गया है जाति प्रथा में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, कोई बड़ा लोग हो और एसपी बनना चाहता हो या फिर नहीं बनना चाहता हो, उसको कहा जाएगा कि नहीं, तुम बड़ा ही काम करोगे, ठीक है ना, उसमें भले ही उसका रुचि हो या चाहे नहीं हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे तो दिमाग तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। यानी कि प्यारे बच्चों, हमें ये होना चाहिए कि सभी लोगों को सभी काम के लिए जब आज़ादी दी जाएगी ना, तब जाकर के अपने हिसाब से लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। तब जाकर के कहीं हो सकता है कि भारत में जाति प्रथा अगर बंद हो जाए तो बेरोजगारी जो है खत्म हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। पांचवा के बाद छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है, लेखक आज के उद्योगों में यानी कि कंपनियों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे लेखक भीमराव अंबेडकर जी ने आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। यानी लोग में भी ऐसे लापरवाही हो रहा है आजकल, ठीक है ना। लोग भी जो छोटे हैं ना, वे अपने आप को छोटे समझते हैं और अपने बच्चे को काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसके लिए क्या करता है, बच्चा जो है बाहर चला जाता है और काम करना शुरू कर देता है। लेकिन नहीं, बड़े और छोटे यहाँ पे मायने नहीं रखता है। अभी तो सरकार बहुत सारा प्रोत्साहन राशि भी दे रही है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे छोटे और बड़े का मायने नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करा है लेखक, आज उद्योगों और गरीबी में उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उत्तर देंगे बच्चों कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशता वश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे ना दिमाग, यहाँ पे केवल न ही होगा, ठीक है। न दिल लगे, ये दो नहीं होगा, न दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। यानी किसी काम को करने में किसी का दिल लग ही नहीं रहा है तो वह कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है मेरे बच्चे, यह असंभव है, ठीक है ना। इसलिए जितने भी छोटे कास्ट के बच्चे हैं, दलित परिवार के बच्चे हैं, उन लोगों को ये कभी नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके मन में हमेशा यह भावना होना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं, है ना बच्चे। चलिए 7वां नंबर सवाल को देखा जाए। यहाँ पर कह रहा है कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, ठीक ना। किन पहलू में, उस पहलू को हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि किस पहलू में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा के एक हानिकारक प्रथा के रूप में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, ठीक है। जो इस प्रकार है, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, यानी श्रम विभाजन जो है स्वाभाविक नहीं है, ठीक है ना। यानी कि अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव। अब विवशता में लोग क्या करते हैं कि बाहर जाना ही पड़ता है और जाकर के जो है मजदूरी करना ही पड़ता है। गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप।
वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप। ठीक है ना, इस रूप में जो है लेखक ने इस पहलुओं में जो है जाति प्रथा को एक हानिकारक रूप में दिखाया है। स्वाभाविक श्रम विभाजन, अस्वाभाविक श्रम विभाजन क्या है, यह हानिकारक है कि नहीं है बच्चों? बढ़ती बेरोजगारी हानिकारक है कि नहीं है? और रुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव जो है यह हानिकारक है कि नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे, ठीक है ना, हानिकारक है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल है मेरे बच्चे। 8वां नंबर सवाल कह रहा है क्या कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। यानी हमारे भीमराव अम्बेडकर जी क्या कह रहे हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कब होगी, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हमारे देश में क्या होना चाहिए कि हम कहेंगे अब जाकर के हमारा लोकतंत्र जो है सच्चा काम कर रहा है। ठीक है ना, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे बच्चों। कह रहे हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक 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 जो है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। ठीक है, जैसे बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। यानी बहुविध हितों में यानी सभी जगह सभी का जो है हक जो है समान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। यानी सबको अपनी अपनी रक्षा के लिए सजग होनी चाहिए। कोई भी चाहे कोई भी ऑफिसर बन सकता है, वकील बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, टीचर बन सकता है, उसके लिए यह आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है ना, तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। यानी जात पात को भूल करके जिस प्रकार ये दूध और पानी आपस में मिल करके क्या रहते हैं, बिल्कुल एक जैसे बन जाते हैं ना, घुल मिल जाते हैं अपने आप में। ठीक उसी प्रकार के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। यही कह रहे हैं, तब जाकर के सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी हमारे भारत में। ठीक है, हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। हम जितने लोग साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी लोगों को एक साथ मिल करके रहनी चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तब जाके हम कहेंगे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हुई भारत में। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी आप लोग बच्चों बिल्कुल बच्चों वाली सवाल जैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट 9वां नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं, जो कि बिल्कुल लंबा सवाल है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल छोटा सिमट जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखना है। भारी तो होना लाजमी है, क्योंकि यह जो है पूरा पाठ का सारांश ही लिखना है बच्चों। और यह सवाल जो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप VVI भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों आप यहाँ पे उत्तर देखेंगे कि इसका सारांश क्या है। कह रहा है कि आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी समस्या है। ये लोग ये कह रहा है कि ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक रूप है। ठीक है ना, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। श्रमिक विभाजन नहीं श्रमिक श्रमिक विभाजन नहीं, जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच का भेदभाव करती है। ऊंच नीच का भेदभाव करती है। ठीक है ना, यही चीज इसका मैं सारांश बता रहा हूँ कहानी का। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें अभी कि वस्तुतः, फिर आगे अभी इसमें वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर क्या होता है, निर्भर होता है। यहाँ पर निर्भर होना चाहिए। ठीक है ना, निर्भर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। यानी कि मनुष्य को हमेशा कह रहना कि ये भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हैं कि मनुष्य को हमेशा आज़ादी होनी चाहिए। कोई काम अगर करना चाहता है, किसी काम में उसको इंटरेस्ट है, तो उसको जो है वह काम करने देना चाहिए लोगों को। लेकिन यहाँ पे लग रहा है ना कि नहीं, आप दलित हैं, ये काम नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसको जो है जन्म से ही एक काम को थोप दिया जाता है कि आप यही काम करेंगे। ठीक है ना, यह कहानी में यही चीज़ बताया जा रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कहानी में कि मनुष्य की रुचि अरुचि इससे कोई मायने नहीं रखती है। मनुष्य अगर SP बनना चाहे, DSP बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, टीचर बनना चाहे, तो वह नहीं बन सकता है। अगर दलित है तो वह मजदूर ही बनेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है ना, जाति प्रथा में। ठीक है,
और ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है। टालू ढंग से क्या करता है कि करता है। किस ढंग से जी? टालू ढंग से। ठीक है ना। तो टालू ढंग से ऐसे अगर मनुष्य करता है तो क्या होता है कि अपने लायक काम को नहीं कर पाता है और मजबूरी में उसको छोटा मोटा जो है काम को करना पड़ता है। ठीक है ना। चूंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प। चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। जाति प्रथा में जो है पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम खत्म करेंगे ये ससुरा जाति प्रथा को। ठीक है। और सभी लोग दूध पानी की तरह मिल करके और हम क्या करेंगे कि काम करेंगे। ठीक है ना। इसलिए भीमराव अम्बेडकर जी इस चीज को लिख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है बच्चों कि इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि इसलिए यह प्रथा जो है गरीबी और उत्पीड़न जैसे बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः मूल मतलब मेन पॉइंट क्या है, मेन दिक्कत क्या है? जाति प्रथा ही है जिसके कारण लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है ना। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। हमारा समाज अगर जाति प्रथा का पोषक बनती है तो यह आदर्श समाज नहीं है। और फिर कह रहा है कि आदर्श समाज में बहुविध बहुविध हितों में सबका भाग होता है। जैसे सबका अगर यहाँ पे अधिकार बराबर हो जाए ना, तब जाकर हम कहेंगे कि यह सच्चा लोकतंत्र बना हमारा भारत। ठीक है। इसमें इसमें अवाध अवाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोग अगर यहाँ पे कह रहे हैं भीमराव अम्बेडकर कि दूध और भीमराव अम्बेडकर क्या कह रहे हैं कि दूध और पानी की तरह अगर मिल करके लोग रहते हैं ना, तब हम जा करके कहेंगे कि यह सच्ची लोकतंत्र हमारी भारत है। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों को के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र यानी कि सब लोग एक दूसरे से मिलजुल करके कोई काम करते हैं, दूध और पानी की तरह रहते हैं, उसी को कहा जाएगा प्यारे बच्चों कि यह क्या है? लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ठीक है। एक दूसरे से मिलजुल कर जब हम रहेंगे ना, उसी का नाम तो है प्यारे बच्चों लोकतंत्र। उसी का नाम क्या है मेरे बच्चे? उसी का तो नाम है लोकतंत्र, है ना। तो यहाँ तक जो है 9 सवाल के साथ जो है मैं इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समाप्त किया बच्चों। ठीक है ना। और आगे जो है आप लोग यहाँ पे समझ ही चुके होंगे बच्चों कि ये जो है जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है हम लोग का पूर्ण रूप से क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है। तो आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे नए नए जो है इस चैनल पर आए हैं, तो हमें पता है कि आप क्लास 10th के लिए पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है। और क्लास टेंथ के लिए अगर आपको और सभी तैयारी करनी है तो प्यारे बच्चों अभिजीत 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 ऑनलाइन क्लासेस से अभिजीत ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लासेस जब सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, यहाँ पे क्लास 10th की सभी विषयों की पढ़ाई एकदम सही ढंग से करवाई जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए जो भी बच्चे नए नए आए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए मिलते हैं फिर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ कल। ठीक है। तब तक सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से गुड बाय और बहुत बहुत धन्यवाद।